गुड इवनिंग। कल के वीडियो में हमने अल्कोहल चैप्टर में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था जो कि इम्पॉर्टेंट है कल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इम्पॉर्टेंट ये है कि फिनॉल और कोई अल्कोहल, इसमें फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसकी अम्लता ज़्यादा होती है अल्कोहल से। तो फिनॉल एसिडिक क्यों होता है या अम्लीय क्यों होता है? तो आप सिर्फ ये बता दोगे कि फिनॉल जब H आयन निकाल देगा, ये H निकलने के बाद ये जो बनेगा ये बनता है फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये स्टेबल होता है, ये इसे स्थायित्व तो मिलता है किससे? रेजोनेंस से। तो अनुनाद हो सकता है फिनॉल में। फिनॉल जब H देगा उसके बाद जो बनेगा वो अनुनाद से स्थायी हो सकता है। अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं है। अल्कोहल मान लीजिए ये H निकाल रहा है, H निकलना ही क्या है? एसिडिक होना। H निकलने के बाद ये अल्कोक्साइड बनता है और अल्कोक्साइड जो होता है ये स्टेबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कोई अनुनाद नहीं हो सकता है। फिनॉल H इसलिए दे रहा है, इसलिए ये अम्लीय है क्योंकि H देने के बाद जो बन रहा है वो काफ़ी स्टेबल है। और स्टेबल क्यों है? अनुनाद की वजह से। कई सारे ऑर्गेनिक आंसर्स इस अनुनाद से ही सॉल्व होते हैं। तो याद रखना, फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है किसी अल्कोहल से। क्यों होता है? क्योंकि H निकालने के बाद जो फिनॉक्साइड बनता है वो अनुनाद से स्थायी हो जाता है। उसके बाद में इस चैप्टर में हमारे पास ईथर का एक टॉपिक है। उसकी नेमिंग की अगर हम बात करें, जैसे ईथर्स की, जैसे एक ईथर है, जो भी ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा है, जो छोटा वाला ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ जोड़ के आप पढ़ते हो, तो O के साथ जैसा मिथाइल है तो आप इसे मिथॉक्सी बोलोगे। और बड़े वाले का पूरा नाम ईथेन, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी ईथेन। इस तरीके से आपके ईथर्स होते हैं। ईथर का मतलब ही यह है ऑक्सीजन बीच में होगा या ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। ऐसे यौगिक कंपाउंड को हम ईथर कहते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया आ जाए HI के साथ में, तो आपको क्या करना है? हमेशा छोटे वाले ग्रुप को हेलोजन देना है, मतलब CH3 को आपने I दे देना है और बड़े वाले ग्रुप को क्या देना है? H, मतलब CH3 CH2O को H देना है। तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये रिएक्शन तब तक तो सही है, लेकिन अगर आपके पास ईथर में एक तरफ 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो, मतलब 3 डिग्री का पार्ट हो, और एक तरफ 1 डिग्री या 2 डिग्री कुछ भी हो, और तब ये वाली रिएक्शन आ जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 3 डिग्री वाले को क्या देना है? हेलोजन, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन होता है वो स्थायी होता है। इससे ज़्यादा भी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अभी आपको शॉर्ट में यही याद रखना है। तो इस बार हम इसके साथ आयोडीन देंगे और इसको हम H दे देंगे। आयोडीन यहाँ पर आ गया, ये H CH3O को मिल गया, तो CH3OH। और ऐसी ही रिएक्शन आपको तब याद रखना है, जैसे ये एक तो फिनॉल के साथ मान लीजिए ये आ गया मिथॉक्सीबेंजीन, ये भी एक ईथर है, इसे शॉर्ट में हम एनिजॉल, मतलब कॉमन नेम इसका एनिजॉल भी होता है। अगर इसकी अभिक्रिया आ गई HI के साथ, छोटे वाले को आप आयोडीन दोगे और बेंजीन के O के साथ H, मतलब फिनॉल बनाएंगे और CH3I। लेकिन यही रिएक्शन देखिए कैसे बदल जाएगी, मतलब ऐसी ही रिएक्शन जिसमें कि बेंजीन है, अगर बेंजाइल हो, मतलब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन ना हो, बेंजीन के साथ पहले CH2 हो फिर O CH3, ये हो गया आपका बेंजाइल का पार्ट। और तब अगर अभिक्रिया HI HBr किसी के साथ भी होगी, तब इस वाले पार्ट को क्या मिलेगा? हेलोजन, क्योंकि बेंजाइल का जो कार्बोकैटायन होता है, मतलब इससे प्लस का ज़्यादा स्थायी होता है, तो आयोडीन यहाँ पर आएगा, मतलब बेंजीन पे CH2I प्लस CH3OH। तो दोनों रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन तो फिनॉल बनाओ, बेंजीन के साथ CH2 तो उसे आयोडीन दो, दूसरे वाले को अल्कोहल में बदल देना है। तो ये 2 रिएक्शंस, ये 3 रिएक्शंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर की। बाकी अगर एनिजॉल की रिएक्शंस आती है कि एनिजॉल है, एनिजॉल लिखा हुआ आएगा, आपको ध्यान रखना है बेंजीन पे मिथॉक्सी OCH3 को एनिजॉल कहते हैं।
इसकी अभिक्रिया अगर आ गई कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कराओ और H2SO4 से, या इसका नाइट्रोकरण कराओ, ठीक है, मतलब नाइट्रेशन, तो आपको याद रखना है कि एनिजॉल अपनी जगह पर ही रहेगा, एक बार नाइट्रो ऑर्थो पे और एक बार नाइट्रो आपका पैरा पे। अगर इसका सल्फोनेशन कराने के लिए कहा जा रहा है तो आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना होगा, तब SO3H आएगा। एनिजॉल फिर से अपनी जगह पर ही OCH3 ग्रुप, एक बार SO3H ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो ये एनिजॉल की कुछ अभिक्रियाएं हो गई। ईथर बनाने की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है सबको, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं और अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। RX एल्काइल हैलाइड, RONA सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। अलग दिखाने के लिए आप यहाँ पे R' लगा लो, X के साथ Na निकल जाता है, RO और ये R' आके जुड़ जाएगा, बन गया आपका ईथर। तो एक तो ईथर बनाने की यह भी क्रिया होती है जिसे हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। दूसरा अल्कोहल से, जैसे मैथेनॉल है, सॉरी एथेनॉल, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप एथेनॉल को गर्म करो 413 केल्विन पे, तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, डाई इथाइल ईथर प्राप्त होगा, CH3 CH2O CH2 CH3। मतलब जो भी आप अल्कोहल लोगे, आपने एथेनॉल लिया तो O के साथ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लग जाएगा, जल निकल जाएगा, डाई इथाइल ईथर ये प्राप्त हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन को देखो, अगर आप इसको गर्म करोगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 493 केल्विन पे, 443 केल्विन पे, तो एक ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है और तब हमें एल्कीन प्राप्त होता है, जल बाहर निकल जाएगा। तो अल्कोहल को अगर 413 केल्विन पे गर्म करोगे तो इसके 2 अणु रिएक्ट करके ईथर बना के देंगे। 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे हमें एल्कीन की प्राप्ति होगी। तो ये 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं ईथर की, मतलब बनाने की विधि है ये। अब आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल इस चैप्टर पे। देखिए एल्डिहाइड्स RCHO, या जैसे हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम बताओ, इथेनॉल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसिटल, सॉरी कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल। इसकी बहुत सारी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि इसके रिएक्शन आप करके दिखाओ हाइड्राजीन से, NH2 से, तो H2O निकल जाता है, NH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, इसे हम हाइड्राजोन कहते हैं। तो अब चाहे इथेनॉल की रिएक्शन हो या किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन हो, NH2 से, इसे N2H4 भी लिख लेते हैं कई बार, हाइड्राजीन कहते हैं इसे। तो आपका बनना यही है, NH2 जो होता है उसका H2O निकाल दो और बाकी पूरे पार्ट को इसके साथ जोड़ दो आप। फिर इसकी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है हाइड्रोक्साइल अमीन से, NH2OH से, तब भी क्या होगा, इसका O और ये H2 निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं बच्चे ऑक्साइन। इसी में एक रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, हाँ देखिए ये जो ग्रुप है इसके पास वाले कार्बन को, ये जो कार्बन इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो ये एक रिएक्शन देगा जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संश्लेषण। तब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और एल्डोल हमें ये प्राप्त होगा, CH3CHOH CH2CHO। कैसे प्राप्त होता है ये एल्डोल, ये भी मैं बता देता हूँ। जो भी आपको एल्डिहाइड एग्जाम में दिया हो जो कि एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, आप रफ में कर लेना। एक को आपको किस में बदल देना है, अल्कोहल में, ये लिखा हमने, इथेनॉल दिया था तो CHO O ऊपर करके इसको H दे दो, और ये H कहाँ से आया एक्स्ट्रा वाला, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से। यहाँ का एक H अगर यहाँ चला गया तो यहाँ पे CH2 बचा होगा, CH2 और CHO इसके साथ लाके जोड़ दो, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्डोल।
तो एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। उनका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? एल्डोल रिएक्शन होती किसकी उपस्थिति में है? तो एल्डिहाइड डाइल्यूट मतलब तनु NaOH के उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या देता है? एल्डोल देता है। उसके बाद में इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के आपसे टॉलेंस अभिक्रिया से टॉलेंस अभिकर्मक से पूछा जा सकता है, जो कि क्या होता है? AgNH2 का होल ट्वाइस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज एंड 3OH माइनस, डाइअमीन सिल्वर प्लस चार्ज एंड 3OH माइनस। इस पूरे को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। इसमें होता है क्या है, जो भी आपका एल्डिहाइड बच्चे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। CH3 का तो कुछ नहीं होगा, CHO ऑक्सीडाइज होकर CO माइनस में बदल जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की प्राप्ति होगी और सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और H2O निकल जाता है। मेन ये है एल्डिहाइड का जो ग्रुप है CHO, उसकी जगह पर COO माइनस करके आप दिखा दो। ये कौन सी रिएक्शन है? टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएक्शन। जैसे ये एल्डिहाइड दे रखा है हमें बेंजल्डिहाइड, इसकी अगर हम टॉलेंस टेस्ट कराएं या टॉलेंस अभिकर्मक से रिएक्शन कराएं तो क्या लेंगे? 2 AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज 3OH माइनस। प्राप्त क्या होगा? ये जैसे ही आपको दिख जाए टॉलेंस अभिकर्मक लिखा हुआ मिल जाए या ये दिख जाए, आपको इस एल्डिहाइड को बस देखना है। बेंजीन के ऊपर जो एल्डिहाइड है उसे कार्बोक्सिलेट आयन में बदल दो, प्लस 2 Ag निकल जाएगा, 4 NH3 2 H2O। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेते हैं। 2 Ag 4 2 2 जा 4 NH3 एंड 2 H2O। ठीक है, मेन आपका ये है एल्डिहाइड CHO का CO माइनस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये है आपकी टॉलेंस रिएक्शन। तो ये कुछ एल्डिहाइड के रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही एल्डिहाइड में हमारे पास कुछ बनाने की विधियां हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। जैसे स्टेपन रिएक्शन है RCN, नाइट्राइल होता है साइनाइड, इसमें हम क्या डालते हैं बच्चे? टिन SnCl2 टिन क्लोराइड और 2 HCl। तो पहले हमें इमीन की प्राप्ति होती है। आपका ये जो CN होता है ये ऐसे होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दोनों रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन निकालते हैं, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, इसको इमीन बन गया। फिर इसका हम इसमें क्या डाल देते हैं? जल, अम्ल की उपस्थिति में। तो जल यहाँ पे इसको O दे देगा, इसको H2, तो बन जाता है RCHO। इस तरह से एल्डिहाइड बन जाता है और अमोनिया गैस निकल जाती है। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है स्टेपन रिएक्शन। स्टेपन रिएक्शन ये एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जो टॉलीन होता है, बेंजीन पे CH3 को टॉलीन कहते हैं, इसकी रिएक्शन आप कराना है CrO2Cl2 से, क्रोमाइल क्लोराइड से, और H2O डाल दो H आयन की उपस्थिति में, आपको बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड अपचयन। ठीक है, इसमें क्या होगा? बेंजीन पे COCl दिया होगा, बेंजोइल क्लोराइड, या फिर RCOCl, R की जगह कुछ भी हो सकता है, COCl दे रखा होगा। रिएक्शन किससे कराना होगा? H2 के साथ, हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे? कार्बोनाइल क्लोराइड से, चाहे वो बेंजीन के साथ लगा हो या R के साथ, इसमें भी यही रिएक्शन होगी। PdBaSO4 यही होगा। होता क्या है, यहाँ का Cl एक H के साथ चला जाएगा और एक H यहीं पे आ जाएगा, तो बेंजीन पे CO के साथ H मतलब CHO, बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो गई, HCl निकल गया। यहाँ पे कराओगे तब भी HCl निकल जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, तो ये एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी और HCl निकल गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमंड रिडक्शन। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे कि हमें एल्डिहाइड्स की प्राप्ति होती है। किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाए, जैसे ये कोई एक एल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड सबको पता है R-MgX, Mg के साथ आपका कोई हेलोजन और कोई अल्काइल ग्रुप, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस। Mg पे हमेशा प्लस और R पे हमेशा माइनस, इसके साथ जोड़ दो, इसको
MgX के साथ, तो O के साथ क्या आ गया MgX, R के नीचे C के नीचे R फिर H। फिर हम इसमें क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस, MgX निकल जाता है, इसको H मिल जाता है, तो देखो RCH एक साथ कर दो, इस R को इधर ले आओ और O के साथ क्या MgX हट गया तो O के साथ क्या आ गया H, एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड से कराओगे, किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर एल्डिहाइड कौन सा है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब R की जगह पर H हो तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, पहला एल्डिहाइड, और तब ये रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होगी। कीटोन से रिएक्शन कराओगे अगर आप किसी भी ग्रिग्नार्ड की, ठीक है, तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होगी, R R R OH, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है कि प्रोपेनॉन की रिएक्शन या एसीटोन की, एक ही बात है, CH3COCH3 को हम प्रोपेनॉन 3 कार्बन का कीटोन या एसीटोन कहते हैं, किससे रिएक्शन करके दिखाओ CH3 MgBr से, और हाइड्रोलिसिस कराओ, एक ही स्टेप में दे दिया, तो आपको याद रखना है कि ये CH3 इसके नीचे आ जाएगा, O को H मिल जाता है, एक स्टेप में ये हमें उत्पाद मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है यहाँ पे कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड्स हैं, मेनली हमारे सिलेबस में 3 ही एल्डिहाइड है, वैसे बनाने के लिए बहुत सारे बना सकते हैं। एक फॉर्मल्डिहाइड, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा बेंजल्डिहाइड, और तीसरा हम खुद बना सकते हैं, एक ही कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा के एल्डिहाइड बना दें, जैसे ये CH3 CH3 CH3। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे RR में लिखा हुआ आ सकता है CHO। ये 3 एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे, ये ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन में होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं उस एल्डिहाइड के और रिएक्शन कराते हैं सांद्र KOH NOH से, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फॉर्मल्डिहाइड का बच्चे आपको याद रखना है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन, वैसे कैनिज़ेरो रिएक्शन में दाहिने साइड में हमेशा एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनता है, सॉल्ट। फॉर्मल्डिहाइड में मैथनॉल बनेगा, ये रट लेना है आपको। अगर एल्डिहाइड कौन सा है फॉर्मल्डिहाइड और इसकी कैनिज़ेरो रिएक्शन करनी है तो एक तो मैथनॉल बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन है इसमें, और एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक अम्ल लवण बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड का कैनिज़ेरो आ गया, मैथनॉल तो बनाना ही बनाना है, HCOO भी रखना है। अगर यहाँ पे NaOH दिया है एग्जाम में तो HCOO Na कर दो, K दिया है तो K पोटेशियम कर दो। अब जैसे इसकी करनी है हमें रिएक्शन, ये भी कैनिज़ेरो दिखाएगा। अब इसे कैसे करना है, ये बहुत आसान है, बेंजीन का आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही बना दो। हमें पता है कि एल्डिहाइड से एक बार अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, मतलब CHO को आपने CH2OH में बदल दिया। फिर बेंजीन पे इसी CHO को आप एसिड में बदलते हो तो COH आता है और H की जगह पर क्या आ जाएगा K। तो सिंपल है, हमने CHO को CH2OH में बदल दिया और इसी CHO को COK में बदल दिया। ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाती है बिल्कुल सिंपल, देखो 2 लिखा हुआ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो आपको खुद समझना है कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सांद्र KOH है, इसका मतलब कैनिज़ेरो है। अपने आप 2 लगा लोगे। अब करना कैसे, इसका आप कुछ नहीं करोगे, करना क्या है, फिर CHO की जगह पर एक बार CH2OH और फिर पूरा दोबारा से ऐसे लिखो COOK। तो हर बार यही हो रहा है ना, जो एल्डिहाइड है उसको ये इतना पार्ट इसमें बदला और यही पार्ट आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। फिर अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वो कंपाउंड्स होते हैं इसमें COH ग्रुप होता है। बेंजीन पे जब ये ग्रुप लग जाता है तो इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजोइक एसिड की कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बेंजोइक एसिड की और बेंजाइलडिहाइड की भी, क्योंकि
ये दो ग्रुप बच्चे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें रिएक्शन जितनी भी होती है बेंजीन पे वो मेटा पोजीशन पे होती है। अब तक बेंजीन पे अगर क्लोरीन लगा है तो सारे रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे, बेंजीन पे OH लगा है फिनॉल तब भी ऑर्थो पैरा पे, OCH3 लगा हो तब भी ऑर्थो पैरा पे। लेकिन अगर ये दोनों दिख जाए आपको, एसिड और एल्डिहाइड, जितने भी रिएक्शंस होंगे इस पोजीशन पे मेटा पे करानी है। मतलब अगर मैं कह दूं ब्रोमीन डालो FeBr3 की उपस्थिति में तो ब्रोमीन आपका मेटा पे आके लग जाएगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, बस यहाँ पे Br। आपसे एग्जाम में कहा रहा नाइट्रोकरण कराओ तो HNO3 डालते हो और H2SO4, तो नाइट्रो बच्चे कहाँ पे आके लग जाएगा, मेटा पे, NO2, ये तो रहेगा ही अपनी जगह पे। आपसे कहा जा रहा है सल्फोनेशन कराओ तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो और SO3H कहाँ पर आके लगेगा, मेटा पे, ठीक है। यही रिएक्शन इसके साथ भी होंगी। इसमें भी अगर आपको ये डालना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। इसमें अगर ये रिएक्शन कराने के लिए कहा जाएगा तो यहीं पे आप कौन से ग्रुप लगा दोगे, फिर नाइट्रो। सल्फोनीकरण कराओगे तब भी SO3H। मतलब बेंजाइलडिहाइड और बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया समान होगी और कहाँ पर होगी, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है कि अगर हम कोई नाइट्राइल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी, अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है इसमें और इसमें आप हेलोजन डालते हो, ब्रोमीन या क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, तो अल्फा पोजीशन का एक H हट के ये हेलोजन आ जाता है, RCHX COH। यहाँ का एक H हट गया, ये X आ गया, बाहर क्या निकला, HX। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल बोलहार्ड ज़ालिंस्काई रिएक्शन। अब एग्जाम में हो सकता है नाम से आ जाए या नाम से नहीं आएगा, तो मान लो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, Cl2 रेड फास्फोरस। अब आप सोचोगे क्या करें, अगर आपको अभिक्रिया पता है कि ये हेल्बोल्हार्ड रिएक्शन कैसे, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोजन और रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है इस अभिक्रिया में। तो जैसे आपको रेड फास्फोरस दिख जाए, आपको जो भी हेलोजन दिया हो, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी, यहाँ पे मतलब एसिड के पास वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन लिख लो पहले और उसका एक हाइड्रोजन हटा दो, 3 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया और यहाँ का एक क्लोरीन ला के जोड़ दो, बाकी सब ऐसे ही। अब क्या हुआ, यहाँ का एक Cl जो बचा और यहाँ का एक जो हाइड्रोजन निकला है HCl। मान लो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया CH3 CH2 COH और आपसे कहा जा रहा ब्रोमीन, फिर रेड फास्फोरस लिखा हुआ आगे, जैसे रेड फास्फोरस दिखा, हेल्बोल्हार्ड रिएक्शन है, अल्फा कार्बन ये है, ब्रोमीन यहाँ पे लगाओ अल्फा पे ही, CH3 का कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे Br COH प्लस HBr। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी हेल्बोल्हार्ड ज़ालिंस्की रिएक्शन, ठीक है। जैसे टॉलेंट टेस्ट है वैसे ही आप एक फैलिंग अभिक्रिया है, फैलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसे भी आप एक बार देख लेना। उत्पाद सब में सेम ही बनता है, एल्डिहाइड की जगह COO- बन जाता है। बस ये जो फैलिंग टेस्ट है ये देता तो एल्डिहाइड ही है लेकिन सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड। फैलिंग टेस्ट बेंजीन पे अगर एल्डिहाइड है तो अभिक्रिया नहीं होगी, टॉलेंस में दोनों से हो जाएगी लेकिन फैलिंग में सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड, मतलब चेन वाले जो एल्डिहाइड्स होते हैं वही फैलिंग टेस्ट या फैलिंग अभिक्रिया देते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास अमीन चैप्टर है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आप कर लेना कि जो एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 को हम एनिलीन कहते हैं, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट में जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं AlCl3, ये आपका उत्प्रेरक का काम करता है और ये एक लेविस अम्ल है, लेविस एसिड, और ये एक लेविस बेस है, ये आपस में ही अभिक्रिया कर लेते हैं जिसकी वजह से ये RX या RCOX से रिएक्शन नहीं करता। RX से रिएक्शन करेगा तो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और RCOX से करेगा तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये एनिलीन एक लेविस क्षार है और जो यहाँ पे उत्प्रेरक है वो एक लेविस अम्ल है, ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है।
इसीलिए एनिलीन आपका फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता है। बाकी अमीन चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी टॉपिक्स की वीडियोस पहले से डाल रखे हैं, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को पहचानने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे यहाँ पे कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, 2 डिग्री वाले नहीं देते। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता है कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को कैसे पहचानोगे, तो 1 डिग्री अमीन कौन सी अभिक्रिया देगा, कार्बाइल अमाइन, 2 डिग्री उसे नहीं देगा, तो हम इन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। रिएक्शन होती क्या है, जैसे ये हमारे पास कोई एक 1 डिग्री का अमीन है RCH2NH2, रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और KOH से, 3 KOH, क्लोरोफॉर्म कन्फर्म होगा और 3 मोल्स किसके चाहिए, KOH के। ये जो NH2 है इसकी जगह पर बच्चे NC आ जाता है, आइसोसाइनाइड, इसे ही कॉमन कार्बाइल अमाइन कहते हैं। बाहर क्या निकलेगा 3KCl 3H2O। ये इतने जरूरी नहीं है, ये है जरूरी मेन। ये जो आपका उत्पाद बनता है कार्बाइल अमाइन, ये बहुत ही फाउल स्मेल कंपाउंड होता है, मतलब दुर्गंध होती है इसकी, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। तो ये जो कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया है उसमें आपको क्या याद रखना है, एलिफैटिक अमीन किससे अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म से और KOH से, और कार्बाइल अमाइन बनता है, कार्बाइल अमाइन मतलब NC, ठीक है। जैसे बेंजीन पे भी रिएक्शन हो जाती है, बेंजीन पे अगर NH2 है मतलब 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, ये 1 डिग्री अमीन ही है, एलिफैटिक नहीं, 1 डिग्री अमीन याद रखिए आप। और इसकी रिएक्शन भी अगर मैं आपसे कहता हूँ CaCl3 और KOH से कराओ, तो आपको क्या करना है, बस इस पे ध्यान देना है, NH2 की जगह पर NC बना देना है, NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया है। एक आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी अमाइड होगा RCONH2, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन से, Br2 से, और 4NaOH या KOH कुछ भी हो सकता है, तो 4KOH लिख लेता हूं मैं। हॉफमैन ब्रोमाइड नाम है तो ब्रोमीन तो होगा ही होगा, अमाइड है नाम में ही, CONH2 अमाइड, तो RCONH2 अमाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से और KOH से, गर्म कर देते हैं। तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकल जाता है CO, यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप वो NH2 के साथ जुड़ के अमीन बना देगा। तो इससे हमें एलिफैटिक अमीन की प्राप्ति होती है, प्लस ये जो भी अमीन होगा एलिफैटिक में हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं, तो ये याद रखिए कि इससे 1 डिग्री अमीन की प्राप्ति होगी, और जो भी अमीन प्राप्त होगा उसमें हमेशा एक कार्बन कम होंगे। बाहर क्या निकलेगा यहाँ पे 2KBr प्लस K2CO3 और H2O भी 2H2O। जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, मान लीजिए प्रोपेन अमाइड दे दिया आपको, CH3 CH2 CO NH2, 3 कार्बन का अमाइड है प्रोपेन अमाइड, Br2 और KOH से रिएक्शन करानी है। बोर्ड एग्जाम में इन दोनों की जगह पर खाली ये भी लिखा हुआ आ सकता है KOBr, एरो के ऊपर KOBr का मतलब KOH और Br2, तब भी आपको ये हटाना है और ये जो भी पार्ट है इसके साथ जोड़ दो, तो इथेन अमीन की प्राप्ति होगी। मेन यही है। इसमें कितने कार्बन था, अमाइड में 3, अमीन में कितने कार्बन है 2, हमेशा एक कार्बन कम हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यही रिएक्शन अगर हम बेंजीन पे करें, बेंजीन पे CONH2 है, बेंजामाइड बोलते हैं इसे, इसमें ये लिखा हुआ आ गया KOBr, तो आप समझ जाओ अमाइड है, KOBr मतलब हॉफमैन रिएक्शन ही, इसको हटा दो और बेंजीन के साथ NH2 जोड़ दो, तो ये हो गया आपका एनिलीन। बाकी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में पानी में ज़्यादा विलयता किसकी होती है, 1 डिग्री अमीन की। क्यों होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध ज़्यादा मजबूत बनाता है या ज़्यादा बनाता है। उसके बाद में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है, 3 डिग्री अमीन, गैसियस अवस्था में, ठीक है, पानी में थोड़ा बदल जाता है। एनिलीन बहुत ही कम क्षारीय होता है, सबसे कम क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अनुनाद करने लगते हैं, तो अनुनाद की वजह से इसकी जो क्षारता होती है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अमीन चैप्टर से। बाकी अभी जितना मुझे याद आ रहा है और टाइम कम होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट मुझे आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप
जितना रिवाइज कर सकते हो आप लोग कीजिए। लास्ट चैप्टर जो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल, उसमें एक तो आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या, कार्बोहाइड्रेट आप ऐसे बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट वो यौगिक होते हैं जिसमें कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसकी उपयोगिता क्या है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदल जाते हैं और इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इनका रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट किसके सोर्स होते हैं, ऊर्जा के, मतलब इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। ये 3 पार्ट होते हैं इसके, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल विघटन नहीं हो सकता, मतलब आप जल डालोगे तो नहीं टूटेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और गैलेक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6। ओलिगोसैक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन जब होगा, मतलब जब आप इसमें जल डालोगे ओलिगोसैक्राइड में तो ये टूटेंगे और टूटकर 2 से लेकर 10 मोनोसैक्राइड देंगे। कितने, 2 से लेकर 10 मोनोसैक्राइड जो देते हैं वो ओलिगोसैक्राइड हैं। पॉली का मतलब ये होता है बहुत सारे, मतलब इनका जब जल अपघटन होगा तो ये 10 से ज़्यादा मोनोसैक्राइड देंगे। ओलिगोसैक्राइड में